हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास प्रशांत में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसके भी बोर्ड एग्जाम्स हैं। यानी मेरे कहने का मतलब जिसका अभी 21 फरवरी का मैथ्स का पेपर है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं इस चैनल पर जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी, लेकिन आज कुछ स्पेशल वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। आइए देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स राइट कर रखे हैं आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आप इन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिनका रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से आता है। बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आता है और आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। हर बार मोस्टली टाइम ये पूछा जाता है। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आता है, और जो कि ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में। तो बोट और स्ट्रीम का जो क्वेश्चन होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो, आप इक्वेशन भी बना लोगे और इक्वेशन सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। दो कंडीशन होती हैं, एक अप स्ट्रीम होती है और एक डाउन स्ट्रीम होती है। दोनों का मीन समझ लें ध्यान से। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट जो है आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो स्ट्रीम है मतलब जो धारा है, वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। इस कंडीशन को बोला जाता है अप स्ट्रीम। कहने का मतलब है जब बोट और स्ट्रीम दोनों अपोजिट साइड्स में मूव कर रही हैं। अगर बोट इधर जा रही है और धारा इधर आ रही है, पानी का जो बहाव है वो इधर आ रहा है और बोट जो जा रही है उधर जा रही है, यानी दोनों अपोजिट साइड्स में मूव कर रही हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि पानी का जो बहाव है वो इधर मूव कर रहा है और जो बोट है वो इधर मूव कर रही है। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि इसकी स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम की जो ये धारा है, इसका जो बहाव है, इस बोट की स्पीड को कम करेगा। या सुनो, इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर बोट इधर जा रही है, स्ट्रीम उधर से आ रही है, तो पानी का जो बहाव है वो नाव को रोकेगा, यानी नाव की स्पीड को कम करेगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर बोलो तारा तारा। अप स्ट्रीम वाले केस में जो स्पीड होती है साहब, वो होती है x माइनस वाई। इतनी सी बात याद रखना। बाद बाकी आपको कैसे सॉल्व करना है आपको सब पता है। स्पीड अप स्ट्रीम वाले केस में x माइनस वाई होती है, और डाउन स्ट्रीम वाले केस में स्पीड जो होती है वो x प्लस वाई होती है। इतनी सी बात बस याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतनी सी बात याद रखना कि अप स्ट्रीम में आपको माइनस करना है और डाउन स्ट्रीम में आपको प्लस करना है, क्योंकि एक्चुअल में डाउन स्ट्रीम का मीन्स होता है आपकी जो बोट है वो इधर मूव कर रही है, और जो स्ट्रीम है, जो धारा है, वो भी इधर ही मूव कर रही है। क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है कि अब बोट जिस साइड में जा रही है, जिधर मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उधर ही आपके पानी का बहाव जाएगा। तो पानी का जो बहाव होगा वो बोट की स्पीड के लिए फायदेमंद होगा, उसकी स्पीड को बूस्ट करेगा, बोट की स्पीड को, क्योंकि पानी का भी बहाव इधर है, बोट भी इधर ही जा रही है। तो पानी जो है, स्ट्रीम जो है, उसका जो बहाव है वो बोट की हेल्प करेगा उसकी स्पीड को बढ़ाने में। तो यहाँ दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड। फिर ये दो कंडीशन आपको जो याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये अगर याद है तो आप क्वेश्चन को बना पाओगे। आगे चलते हैं। आइए देखिए, एक पहली बात तो आप एक बात ध्यान रखें कि थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि इस सेशन में, इस बार के पेपर में इन दोनों चैप्टर से बहुत कुछ पूछा जा रहा है। इनसे ही ज़्यादा पेपर आना है न्यूज पेपर में, और वैसे भी अनाउंसमेंट हो गया है कि इन दोनों चैप्टरों से ज़्यादा पेपर पूछा जाएगा। 18 मार्क्स का क्वेश्चन इन चैप्टरों से पूछा जाएगा, एज यू नो। अब देखो, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एक और चीज होती है, डेट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
क्या है ये मेथड? देखो पहली बात तो ये है कि ये जो मेथड होता है वो रूट निकालने के लिए काम आता है। रूट फाइंड आउट अगर आपको करने हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। 3 मेथड होते हैं। अब आप ये सोचोगे मैं इसी मेथड को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से मोस्टली टाइम पूछा जाता है बोर्ड्स वाले एग्जाम में। अगर वो रूट निकलवाता है तो मोस्टली टाइम इस मेथड से निकलवाता है, इसलिए आप इस मेथड को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। एक बार में स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अच्छा, अगर मैं हिंदी वालों के लिए बात करूं तो ये होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर रूट निकालना। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर रूट निकालना यानी हल करना कह सकते हो आप, फैक्टर निकालना या गुणनखंड करना। क्लियर है? आपको इस मेथड से रूट निकालने, देखो आपके पास रूट निकालने के 3 मेथड है। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे इजी जो पड़ता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पड़ता है, लेकिन जब स्पेशल केस में आपसे बोलेगा इस मेथड से निकालो तब आपको इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे चीजें काम कर रही हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसके रूट फाइंड आउट करने हैं आपको। कौन से मेथड से करने हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने हैं। ठीक है, तो आइए देखो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है हमारा। अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं कि आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा करना है जिससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हट जाए, यानी 2 नहीं आना चाहिए। और 2 तो तभी नहीं आएगा तब तुम इसे 2 से डिवाइड कर दोगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे? 2 से करना है, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करना है इक्वेशन। अच्छा, हर एक टर्म में 2 से डिवाइड होगा, ये कंडीशन होती है। आप पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करोगे, एक अकेले टर्म में नहीं कर सकते। आपको अगर 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपको करना है आपको पूरी इक्वेशन में करना है। यस और नो? अब यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल 0। 2 से 0 को डिवाइड करूंगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 में आपको जो x का कोफिशिएंट है, इस x का जो कोफिशिएंट है क्या है? 5/2। 5/2 का हाफ कर लेना है, यानी आधा कर लेना है। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन वाले पार्ट का आधा करते हैं, जो भिन्न में होता है उसका आधा करते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब स्टेप 2 में आपने हाफ कर लिया, डू हाफ ऑफ कोफिशिएंट आपने कर लिया, समझ तो गए होंगे। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट यानी बी वाला जो टर्म है, बी की जो वैल्यू है उसका आधा करना है। आधा आपने कर लिया 5/2। यहाँ तक बात क्लियर है? अगले स्टेप में क्या करना है, इस आधे का स्क्वायर एक बार जोड़ देना है इस इक्वेशन में, एक बार माइनस कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस 3/2 था, इसमें आपको 5/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ देना है, एक बार माइनस कर देना है। अगर इतना सा काम कर दिया तो यकीन मानो आपका आंसर आने ही वाला है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ जो साइन होता है, यहाँ प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। बचा क्या? एक तो बचा है 3/2, एक बचा है माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, देखो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इन चीज़ों को मैं उधर लेके जाऊंगा। 5/4 का स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा 25/16, 3/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3/2। यहाँ तक बात क्लियर है? दिख भी रहा होगा आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
बिल्कुल। अब आगे क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो 16 एलसीएम आएगा, तो 25 माइनस 24 1/16 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ x माइनस 5/4 करूँ तो बराबर में 1/16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यस और नो। आगे का सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो x माइनस 5/4 इक्वल प्लस माइनस 1/4 होगा। जब भी रूट निकलता है प्लस माइनस में निकलता है, एज यू नो। अब एक बार इसको प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ, तो x माइनस 5/4 एक बार इसे मान लेते हैं 1/4 पॉजिटिव, तो 5/4 उधर जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 6/4 होगा। 2 से काटा पीटी खून खराबा 3 बार और 2 बार, तो एक तो आ गया x की वैल्यू 3/2, एक फैक्टर तो आ गया 3/2। एक बार इसे माइनस के साथ ले लो तो x माइनस 5/4 और माइनस के 1/4, 5/4 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसे फ्रैक्शन लेके सॉल्व करूंगा तो आएगा 4/4। 4 से काटो एक बार तो x की वैल्यू आ गई 1, तो एक तो 1 आ गया, एक 3/2 आ गया। तो ये मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और यकीन मानो सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने बताया है। सबसे आसान तरीका यही है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसको समझने में, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में आपको हर बार ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हर बार कंप्लीट स्क्वायर किस तरीके से हो सकता है, हर बार तोड़ना पड़ेगा, कभी जोड़ना पड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ। ये मेथड एक ऐसा एकमात्र मेथड है जहां आपको कुछ भी चेक नहीं करना कि आपको क्या जोड़ना है क्या घटाना है, आपको सिर्फ ये स्टेप फॉलो करने हैं, 2-3 स्टेप। कोई भी कैसा भी हो क्वेश्चन, इक्वेशन कोई भी कैसी भी हो, आपको ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। 1-2 बार आप रिपीटेशन में अगर इसको देखोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, तो आपके आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। और आप अगर दूसरे चक्करों में पढ़ोगे तो वहां तुमको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो मेरी एडवाइस तो आपके लिए यही है कि आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें क्या स्टेप है। 1-2 बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आपके स्कूल में आपके टीचर ने भी बताया होगा ये सारे स्टेप, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसे देख लें, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में। आइए कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अब आगे कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे पेपर के अंदर। तो आपको पहली बात तो देखो, एक चीज है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप थोड़ा इसको लर्न रखें, क्योंकि देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको एक तो जिस इक्वेशन के आपसे रूट नहीं निकल पा रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि जब आप रूट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरा ये है कि अगर आपको रूट निकालने हैं और कोई भी मेथड नहीं दिया है स्पेशल के इस मेथड का यूज करो, तो इन केस उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a, बस इतनी सी बात याद रखना। और भूलने वाली बात ये 2a होता है, आप इसे 4a समझोगे, हमेशा ये गलती होती है ज़्यादातर। आप इसे 2a समझें और इसे याद कर लें। आप गलती ये करोगे, भूल जाओगे यहाँ 2a होगा या 4a होगा, तो 4ac ऊपर होता है, नीचे 2a होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इससे आपके रूट निकलते हैं और भी आपको बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, क्या होगा, कई बार लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिनकी लैंग्वेज होती है, फिर आपको इक्वेशन बनानी होती है, बहुत ही सिंपल होता है, आपको लैंग्वेज को फॉलो करना है। एक और चीज़ जो कॉमनली आपसे पूछ ली जाती है वो मैं बता देता हूँ। देखो, कॉमनली एक चीज़ पूछ ली जाती है, वो कहेगा दो पॉजिटिव और इंटीजर हैं, 2 पॉजिटिव और इंटीजर हैं कंसेक्यूटिव लगातार, तो आपको दिक्कत लेट करने में आती है। तो हमेशा याद रखना, आप लेट करना 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर, एक तो मानना x और एक मानना x+2। हमेशा याद रखना, अगर आपको 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हैं
तो आपको एक तो लेट करना है x और दूसरा करना है x+2, क्योंकि देखो x अगर ऑड है, मान लो x 1 है तो x+2 यानी कि फिर 3 होगा, तभी तो लगातार 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गई है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर आपको देखो ऑड पॉजिटिव मानने हो चाहे इवन पॉजिटिव मानने हो, ठीक है, दोनों केस में आप इस तरीके से लेट करोगे x और x+2। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कंसेक्यूटिव और इवन इंटीजर से पूछ लिया जाता है मोस्टली, तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखें, आपके लिए काम आ सकती है। x और x+2 लेट करोगे, ठीक है, x और x+2 लेट करोगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको, देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेप्थ में नहीं बता रहा, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं जो मोस्टली पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स के अंदर, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखें। बाकी तो आपने पूरी साल अगर पढ़ाई करी है तो ही बेटर है, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो फिर प्रॉब्लम है। आपने पढ़ाई करी है पूरी साल तो बेटर है। ये सिर्फ आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप ध्यान में रखें कि इन चीज़ों से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। ऐसा फिगर तुम्हारे दिमाग में ड्रॉ कराना चाहता हूं मैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आइए चलो आगे देखते हैं, एक सेकंड। चलो देखो, एक और चीज़ होती है कि हम b² - 4ac निकालते हैं। ये बताता है हमें नेचर ऑफ रूट। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट। यानी आपको कोई इक्वेशन दी है, अगर उसके रूट निकालने हैं तो उसके रूट का नेचर यानी कि प्रकृति कैसी होगी। हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो रियल हो सकता है रियल ना हो सकता है वो इक्वल हो सकता है वो डिफरेंट हो। तो 3 कंडीशन होती हैं। क्या क्या होती हैं वो सुन लीजिए। देखो, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो, यानी कोई इक्वेशन दी है और तुमने b² - 4ac किया और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई, 0 से बड़ी आई मतलब पॉजिटिव आई, 1 2 3 4 जो भी है, तो आपके 2 रियल रूट्स आएंगे, लेकिन डिफरेंट रूट्स आएंगे। मतलब मान लो एक आ गया 3 तो एक आ गया 2, एक आ गया 5 तो एक आ गया 7। रियल रूट्स मिलेंगे अगर 0 से ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंट मिलेंगे, सेम नहीं मिलेंगे, इक्वल नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। अगर कंडीशन ये हुई कि b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए, यानी कि 0 आ जाए, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। यानी अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 ही होगा, एक -4 है तो दूसरा भी -4 होगा, एक -1 है तो दूसरा भी -1 होगा। यानी दोनों ही रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे ऐसी कंडीशन में। देखो, अगर ऐसी कंडीशन है तो रूट निकालने का एक तरीका है -b/2a और -b/2a। थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये भी एक तरीका है सबसे बेस्ट। b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट होता है, a x² का कोएफिशिएंट होता है, एज यू नो, आपको पढ़ाया होगा आपके स्कूल टीचर ने। तो -b/2a याद रखना, इससे भी निकल के आ जाते हैं। कंडीशन थर्ड, ऐसा हो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव हो, 0 से छोटी तो नेगेटिव होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो रूट्स आएंगे नो रियल रूट्स। ऐसी कंडीशन में रियल रूट्स नहीं आएंगे, ऐसी कंडीशन में रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं आएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में उस इक्वेशन के रूट आप नहीं निकाल सकते, नो सॉल्यूशन। आप बोलोगे नो रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। इसके वास्तविक गुणनखंड नहीं होंगे, वास्तविक रूट्स नहीं होंगे। तो ये चीजें आपको एग्जाम में याद रखनी है, क्योंकि देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, और ट्रस्ट में बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। आफ्टर एग्जाम जब हम बातें करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बना था। जब आपके 20 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है 100% ऐसा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है।
इस चीज़ को याद रखना। आइए कुछ पॉइंट और हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दोनों चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कुछ रह भी रहे हैं उसके लिए आप स्पेशल चैप्टर के लिए स्पेशल एक वीडियो वहां जाके आप देख सकते हो। सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है, सारी चीज़ों को समझाया गया है बिल्कुल डेप्थ लेवल में जाकर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो चैप्टर 5 आपका आ नहीं रहा है, जैसा कि एपी आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार आपका रिड्यूस कर दिया है। अब चलते हैं चैप्टर 6 में। देखो चैप्टर 6 में एक चीज़ याद रखना, एक तो आपको सिमिलर करने वाली जो प्रॉपर्टी है SSS, SAS, AA जो भी है वो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है जिससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा और वैसे भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो रेशियो होगा हमेशा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर और AC अपॉन PR का स्क्वायर। इस बात को याद रखना, ठीक है। इस बात को आप याद रखना कि दो ट्रायंगल हैं कोई और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR सिमिलर है तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर होगा। AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर, BC अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर, AC अपॉन PR के स्क्वायर के बराबर। इन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो यानी कि अनुपात दो सिमिलर यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चलोगे एक 7वां चैप्टर आता है, उसमें समझ लेते हैं। उसमें होता है देखो एक डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और सबको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जिससे हम दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। डेट इज रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना तो आपको याद होगा और याद हो भी जाना चाहिए क्योंकि अब बिल्कुल एग्जाम नज़दीक है, आपके 2-4 दिन में एग्जाम आ जाएगा, तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, एक सेक्शन फार्मूला होता है, एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है। बहुत सारे फार्मूले हैं, आपको लर्न करने हैं, पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। लेकिन यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस कराने नहीं आया, यहाँ मैं आपको बताने आया हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप दिमाग में रखें। एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं आपको। अच्छा देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से या तो आपसे दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस पूछ ली जाएगी, जैसे वो कहेगा 2,1 और 3,5 के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो ये आपका x1 है, y1, x2, y2, वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी MCQ है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां से भी आपको पूछ लेता है ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले से। 2 पॉइंट दे देगा और बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अच्छा, अगर मैं बड़े क्वेश्चन की बात करूं जो 2 या 4 नंबर में आएगा, तो वहां से ऐसे भी पूछ सकता है। देखो मोस्टली यही पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से सुने कि ये कोई पॉइंट है 5,3 और किसी दो पॉइंटों से इसकी दूरी सेम है, इक्वा डिस्टेंस है, सम दूरस्थ है, मान लो 4,3 से और x,2 से, ऐसे मान लिया। ये पॉइंट है PQR, तो बोलेगा P कोई पॉइंट है जो Q से और R से इक्वा डिस्टेंस है। क्या है? इक्वा डिस्टेंट है। इक्वा डिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ। क्या होता है? समदूरस्थ। वो बोलेगा ये कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक 5,3 कोऑर्डिनेट 5,3 है, जो Q और R से इक्वा डिस्टेंट यानी समदूरस्थ है, तो इस x की वैल्यू बताओ। इस x का मान पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि इनके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी
ये फॉर्मूला लगेगा इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, और दोनों को जब बराबर रखोगे तो यू हैव गेट द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लोगे और इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और चीज़ है कि आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये और आपको याद रखना है। सुनो क्या होता है, इसको याद रखें। थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन मैं अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखने में तो ये बहुत ही डेंजर लग रहा है, देखने में तो ये बहुत ही डेंजर लग रहा है, लेकिन यकीन मानो ये बहुत आसान है। और देखो, एक तो ट्रायंगल का एरिया निकालने में ये काम आएगा, दूसरा आपको किन्हीं पॉइंटों को क्या करने में, कोलिनियर प्रूव करने में काम आएगा। कोलिनियर मतलब समरेखिक जो होते हैं, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, कोलिनियर पॉइंटों को प्रूव करने में काम आएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं, मतलब पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ आया तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो वहां भी काम आएगा और ट्रायंगल का एरिया निकालने में भी काम आएगा। अब याद करने की शॉर्ट ट्रिक सुन लो, अब आप शॉर्ट ट्रिक सुन लो इसको याद करने की। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो सुन लो, बहुत ही काम आएगी आपके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है हमारे काम की बातें हो रही हैं, हमारे फायदेमंद चीजें हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उनके दिमाग में एक ओवरव्यू बन जाए पेपर से पहले कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना है। बाद बाकी पढ़ना आपको सब कुछ है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1/2 याद रखना है, दूसरा x1 x2 x3 आपको याद रखना है। अब प्रॉब्लम में आती है बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 1 माइनस बाई 2। तो आप यहाँ भूल जाओगे, आप जो है यहाँ भूल जाओगे कि बाई 2 माइनस बाई 3 कौन से में था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है 23 31 12, ठीक है। पहले भी मैंने बताया है 23 31 12 याद रखना, यानी कि बाई 2 माइनस बाई 3, बीच में माइनस आएगा सबके, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। 23 31 12 को याद रखना, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 1 माइनस बाई 2। इतनी सी बात याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक यही है इसे याद करने की। बाद बाकी 1/2 आगे आता है और x1 आएगा, पहली कंडीशन खत्म, फिर x2 आएगा, दूसरी कंडीशन खत्म, प्लस x3 आएगा, तीसरी कंडीशन खत्म, ठीक है। आप याद रख सकते हो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ऐसे भी याद रख सकते हो। इस पे x1 आएगा, फिर यहाँ x2 आएगा, फिर x3 आएगा, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी। फिर आपको x1 x2 x3 याद रखने अलग से, और ये 23 31 12 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे काम की है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो आप जैसे लाखों बच्चे हैं जिनके काम आ सकते हैं, तो आप उनके साथ इसे शेयर करें। आगे चलते हैं, आगे 7वें चैप्टर खत्म होते आता है आपका 8वां चैप्टर, डेट इज ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। और त्रिकोणमिति के ऊपर यानी ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, तो आप वहां से जाके देख लीजिए। सारी चीज़ को डिस्कस किया गया है, सारी शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाया मैंने। 2-3 वीडियो मिल जाएंगे आप 10-10 15-15 20-20 मिनट की, आप उसे जाके देख लें। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो भी कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर मैं आपको बता दूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है चैनल पर, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं, सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ डिस्कस किया गया है। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। इसके अलावा इंपोर्टेंट चीज है कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दें।
तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर आपकी रेडियस होती है, आपको पता होगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हो कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये दो तरीके हैं। तो यहाँ से आपके दो फार्मूले ये बनते हैं, इनको थोड़ा याद रखें। इसके बाद और ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल बाय एसके क्लासेस मुरसान, तो आपको मिल जाएगी। वहाँ सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। अभी मैं सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकता, 2-3 घंटे की वीडियो हो जाती। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं तो हमेशा याद रखना कि इस बार का सिलेबस पहले से अनाउंस किया गया है। स्टैटिक्स चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर आई थिंक 14 है, उसमें से भी आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखें। देखो, एक तो ये कि देखो मीन निकालने के 3 मेथड हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। यस और नो? एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड्स में देखो, जब आपसे मीन निकालने को कहा जाए तो आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन पार्टिकुलर बोला जाए कि इस मेथड को यूज करना है, उस केस में आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर्मूले की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं, यानी अगर आपका जो फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड निकालने का है, तो x का मीन निकालना तो होता है सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। fi आपको पता है फ्रिक्वेंसी होती है, ये आपका डाटा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपके एज्यूम्ड मीन मेथड की, तो x बार बराबर एज्यूम, देखो इसमें एज्यूम किया गया होगा, इसमें एज्यूम किया गया होगा तो उसे a प्लस सिग्मा fi एंड डी, इसमें एक डी और बढ़ जाता है, सिग्मा fi एंड डी, और नीचे सिग्मा fi। ये तो सेम होता है। ठीक है, ये तो आपका सेम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थर्ड यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड की, तो ये होता है आपका a प्लस, इसमें क्या देखो, इसमें डी बढ़ाता, इसमें बढ़ जाता है अब ui, इसमें बढ़ जाता है देखो fi और ui। डिटेल में आपने पढ़ा होगा। अपॉन यहाँ तो सिग्मा fi चलता रहेगा, लेकिन इसमें इंटू h और करता है, h और होती है, इसमें अलग से इंटू h और करता है। डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल होता है h। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने स्टैटिक्स पे एक वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा मीन निकालना सिखा रखा है। उसमें डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों मेथड से आपको मीन निकालना सीखना है, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ खत्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ भरपूर शेयर करना, क्योंकि अगर आपको फायदा हुआ है तो सब दोस्तों को फायदा होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन इस चीज़ को आप अभी कम डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे और आफ्टर एग्जाम जब तुम सोचोगे, विचार करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी, कितनी ज़्यादा लाभदायक थी। जो बच्चे देख कर जाएंगे उन्हें तो खुशी होगी, जो ना देख कर जाएंगे और बाद में उन्हें पता लगेगा तो ये आपके लिए बहुत ही दुख का विषय होगा। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अपना फर्ज पूरा करें, आप बच्चों को बोलें कि आप इस वीडियो को देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाद बाकी वो देखते हैं नहीं देखते हैं उनकी मर्जी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।